जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। आज हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे क्योंकि हमें थोड़ा बेसिकली भी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है हमको और अच्छा भी पढ़ना है हमको, है ना। तो उस तरीके से हम अपनी पढ़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं। ज़्यादा स्पीड से भी नहीं बचना है हम लोगों को, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से जाने वाले अक्सर फेल हो जाया करते हैं। तो धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो पहले हम हिंदी के बारे में जानेंगे। जब तक जानेंगे नहीं, जब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। हम हिंदी का लेक्चर ले रहे हैं, पता भी तो होना चाहिए कि हिंदी क्या है। तो हिंदी हमारी एक मातृभाषा है। क्या है? हिंदी हमारी भाषा है। वैसे बोला जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा ही तो है। अब हिंदी देखो, ये मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए। हिंदी एक भाषा है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का सहारा लिया जाता है। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बात करेंगे तो एक ही भाषा में करेंगे, जब तो उनके विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। उसी को हम क्या कह देते हैं? भाषा कह देते हैं। और भाषा हमारी क्या है? हिंदी, है ना। इतना है समझ में। थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं हम। भाषा का निर्माण कैसे हुआ था? क्योंकि हर चीज का निर्माण होता है, कोई डायरेक्टली तो बन ही नहीं जाती है। तो हम देखेंगे इसमें भाषा का निर्माण। हमने देखा भाषा वाक्य, उपवाक्य, शब्द, पद, वर्ण, अक्षर, ध्वनि, ये हमारे भाषा कैसे बनती है ये हम जानेंगे अभी। तो भाषा वाक्य, उपवाक्य, शब्द या पद। शब्द भी बोल सकते हैं इसे हम, पद भी बोल सकते हैं। वर्ण या अक्षर, इसे हम वर्ण भी बोल सकते हैं और अक्षर भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आदमी? ध्वनि तो अधिकतर लोग सभी जानते होंगे, पर फिर भी बताना जरूरी है। अच्छा, भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। वाक्य को सेंटेंस, उपवाक्य को क्लॉज, शब्द या पद को वर्ड, वर्ण या अक्षर को लेटर, ध्वनि को साउंड बोला जाता है। अब साउंड से तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि अधिकतर साउंड का सभी को शौक रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्वनि से। कहाँ से? ध्वनि से स्टार्ट करते हैं। तो ध्वनि क्या है? मन में तो सोच लिया होगा आप लोगों ने, पर फिर भी इसकी हम परिभाषा बता देते हैं आपको। मौखिक रूप से बोली गई भाषा ध्वनि होती है। क्या होती है? मौखिक रूप से बोली गई भाषा ध्वनि होती है। जो हम उच्चारण करते हैं वही क्या है? अपनी ध्वनि। अब थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, सेकंड राउंड, है ना। वर्ण या अक्षर। अच्छा, वर्ण या अक्षर किसे बोलते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। स्वर या व्यंजन से बनी हुई आकृति को वर्ण या अक्षर कहते हैं। स्वर या व्यंजन से, कैसे? स्वर या व्यंजन से बनी हुई आकृति को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो सबसे पहले ध्वनि से हमने स्टार्ट किया था, तो हम थोड़ा ऊपर बढ़े
तो कहां पर पहुंच गए? वर्ण या अक्षर पर। तो इसमें स्वर व्यंजन भी आ गए, स्वर व्यंजन आ गए ना। चलिए थोड़ा और भी ऊपर बढ़ते हैं हम। वर्ण या अक्षर से शब्द या पद, शब्द या पद। चलिए बताइए, शब्द या पद किसे कहते हैं? समझ में तो आ रहा होगा, अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको आराम आराम से पढ़ना है। ये चैप्टर अभी हम चालू नहीं कर रहे भाषा वाला, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में इसे समझाना जरूरी है। थोड़ा इसे समझ लें, फिर आगे हम अपना फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो कि वर्णमाला का है। अच्छे से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको एक बार और भी बोल चुका हूँ, जल्दबाजी किसी भी काम में मत किया करो। तो कहां पे पहुंच गए हम? शब्द या पद। दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, यानी ये वर्ण होते हैं ना, ये दो या दो से अधिक, जब वर्ण दो या दो से अधिक हो जाते हैं तो जब इनका एक समूह बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। ध्वनि तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए वर्ण के बारे में जानकारी दे देते हैं हम। वर्ण, इधर देखिए, जैसे हमने लिखा राम, राम लिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्ण कहां से हो गया? ये वर्ण नहीं है, लेकिन इसमें वर्ण तो है, इसमें वर्ण है। देखो, र प्लस बड़ा आर छुपा हुआ है इसमें, प्लस म प्लस अ। अब हमारे 1 2 3 4 कितने वर्ण हो गए? 4 वर्ण हो गए। अब तो समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं। जब इनको इकट्ठा कर दिया जाए, वर्णों को इकट्ठा कर दिया जाए, अभी हमने पढ़ा था दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द या पद कहते हैं। तो अब ये दो से अधिक तो हो गए वर्ण, क्या बन गया? राम। तो अपना ये क्या हो गया? शब्द। क्या हो गया? ये शब्द। अब शब्द समझ में आ गया होगा आपके में। तो 1 2 3 ये तीनों चीज हमने पढ़ी। अब हम पहुंचते हैं उपवाक्य पर। ध्वनि से मिलकर वर्ण या अक्षर बने, वर्ण या अक्षर से मिलकर शब्द पद बने, तो हो सकता है अब इनसे मिलकर उपवाक्य भी बनेगा, है ना? हो सकता नहीं है बनेगा ही बनेगा, क्योंकि भाषा भी तो बनानी है हमको। भाषा पर हम कैसे पहुंचेंगे? इन सभी का सहारा लेकर एक एक सीढ़ी हम चढ़ेंगे, जब जाके हम भाषा पर पहुंचेंगे, है ना? ये मत सोचना कि मैं स्पीड से पढ़ रहा हूं। अगर आपको फिर भी स्पीड लगे तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। उपवाक्य कहां पहुंच गए हम? उपवाक्य पर। किसे कहते हैं उपवाक्य? बताइए। नहीं बता पा रहे? हाँ, ऐसी बात नहीं, बहुत से लोग जानते भी हैं। चलिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जानना भी तो जरूरी है, तभी तो हम हिंदी कवर कर पाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमारी ये तो समझ में आना चाहिए कि हिंदी क्या होती है, ठीक है? वाक्यों के छोटे रूप या अंश, जो अपने वाक्य होते हैं ना, वाक्यों का छोटा रूप या अंश जो पूरे वाक्य नहीं होते हैं, जो पूरे वाक्य नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उपवाक्य। वाक्यों के छोटे रूप अंश को क्या कहते हैं? हम उपवाक्य कहते हैं, लेकिन जो पूरे वाक्य नहीं होते हैं, है ना?
आया समझ में? इतना ये हो गया। चलिए अब हम कहाँ पहुंच गए? एक सीढ़ी चढ़ी हमने, 2 सीढ़ी चढ़ी, 3 चढ़ ली, 4 तो हम चढ़ ही चुके हैं। अब जाके हम 5वीं पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमें भाषा तैयार करनी है। अब ये तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपकी कि भाषा कैसे बनी, है ना? तो भाषा इन सब से मिलकर ही भाषा बनेगी। ठीक है, अब बताइए वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? नहीं आ रहा समझ में? आ गया होगा। इन सब से मिलकर जो बना होता है उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। वाक्य इंग्लिश में हम इसे सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। जब पूरा वाक्य अपना शुद्ध रूप धारण कर ले, वाक्य कभी अशुद्ध होता ही नहीं, वाक्य शुद्ध ही होता है, तभी तो जाके भाषा बनेगी हमारी। तो वाक्य है ना, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, उपवाक्य, इन सब से मिलकर जो बना होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। अच्छा देख लें कि वाक्य क्या होते हैं, है ना? जैसे सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, है ना? तो तुम ये कह रहे होंगे कि इसमें तो सर 2 वाक्य हैं, सूरज भी निकल रहा है और पक्षी भी चहचहाने लगे हैं। तो भाई मैंने अभी बताया था वाक्य से छोटा क्या है? उपवाक्य। वाक्य से छोटा क्या है? उपवाक्य। तो एक उपवाक्य ये हो गया, एक उपवाक्य ये हो गया, पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकला ये उपवाक्य हो गया और पक्षी चहचहाने लगे ये उपवाक्य हो गया। अब बीच में जो और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, इसे हम संयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजक। और को हम संयोजक बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। पहले ध्वनि हुई, फिर उससे मिलकर वर्ण अक्षर बने, फिर शब्द पद पे पहुंचे थे हम, फिर इन सबको मिलाकर उपवाक्य बनाया, उपवाक्य को मिलाकर हमने वाक्य भी बना दिया। अब इन 4-5 चीजों से मिलकर अपनी क्या बनती है? भाषा। अब तो समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? ये तो सभी को पता होगा। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। चलिए जितना हम समझ चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हैं भाषा, है ना? भाषा के मैंने कुछ रूप लिख दिए हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, उपभाषा, विभाषा। मातृभाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर लैंग्वेज। अब हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लिया करें, है ना? जरूरी भी है। तो मातृभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मदर लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो नेशनल लैंग्वेज को अपन राष्ट्रभाषा बोलते हैं। राजभाषा, राजभाषा को अपन ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। उपभाषा, उपभाषा को अपन क्लोज लैंग्वेज बोलते हैं। विभाषा, विभाषा को हम स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं। विभाषा को क्या बोलते हैं? स्पेशल लैंग्वेज। तो इतना हमने समझ लिया। अब इनको भी समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई भी नहीं समझ सकता। हमें उस चीज के बारे में जानकारी होगी तभी तो हम उसे समझ पाएंगे अच्छे से।
तो पहले जानकारी लेना जरूरी है। क्या है? जानकारी लेना जरूरी है। मातृभाषा, मातृभाषा क्या है? मदर लैंग्वेज, है ना। मातृभाषा क्या है? अपनी मदर लैंग्वेज, जो कि हम जन्म से अपने परिवार के साथ, जो कि हम जन्म से अपने परिवार के साथ बोलते हैं, या अपनी माता द्वारा, अपनी माँ द्वारा सीखी हुई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं ज्यादातर। फिर अपनी आई राष्ट्रभाषा, यानी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अपन, अब हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। तो इसको राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिया गया है। क्यों? चलो इसकी परिभाषा जानते हैं। जब कोई भी भाषा, क्या कोई भी भाषा हो जो विकसित होकर इतना महत्व प्राप्त कर ले, ज्यादा से ज्यादा विकसित होकर इतना महत्व प्राप्त कर ले कि पूरे देश में उसे मान्यता प्राप्त हो जाए। कोई भी भाषा जो ज्यादा से ज्यादा अपना इतना महत्व प्राप्त कर ले, मतलब अपन कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम सर्वश्रेष्ठ हो जाएं, तो उस काम के प्रति हम सर्वश्रेष्ठ ही माने जाएंगे ना। तो जो काम हमने किया था उसी काम के प्रति, तो उस काम को हमने अच्छे से किया, ज्यादा से ज्यादा किया। इसीलिए राष्ट्रभाषा क्या होगी अपनी? जब कोई भाषा विकसित होकर अपना बड़ा रूप ले ले, या बहुत ज्यादा से ज्यादा विकसित हो जाए, पूरे भारत में उसे मान्यता प्राप्त हो जाए, है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? राष्ट्रभाषा कहेंगे। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब राजभाषा समझेंगे। राजभाषा से समझ में आ रहा होगा, समझ रहे होंगे वैसे तो आप लोग। ऑफिशियल लैंग्वेज, कुछ हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में भी समझ में आ रहा होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हमारी सरकारी कामकाज की भाषा रहती है। राजभाषा कैसी रहती है? सरकारी कामकाज। अगर हम इसकी परिभाषा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। और संविधान में इसे दर्जा भी दिया गया है। संविधान में राजभाषा को लागू भी किया गया है। कब किया गया है? 14 सितंबर 1949। राजभाषा को हमारे संविधान ने देवनागरी लिपि द्वारा, क्या देवनागरी लिपि द्वारा 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया था। अब आ गए हम उपभाषा पर। उपभाषा, इसको भी समझेंगे हम। अब उपभाषा किसे कहते हैं? जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोग, ऐसी भाषा जो उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग होता है, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं जिसे उस भाषा में बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग होता है, या भिन्न समुदाय प्रयोग करते हैं, है ना, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हो, ऐसी भाषा को हम क्या बोलते हैं? उपभाषा। जैसे ये भी समझ रहे हैं हम कैसे? एक समूह बना हुआ है जहां पे एक ही भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग हो रही हो, एक ही भाषा सबसे ज्यादा प्रयोग हो रही हो, वो उस समूह में उसी भाषा का माहौल बन जाए, उसे क्या कहते हैं? उपभाषा, है ना। क्या कहते हैं? उपभाषा। अब हम आगे भी जानेंगे।
विभाषा। विभाषा क्या होती है इसे भी हम समझेंगे। कोई भाषा अगर विशिष्ट रूप ले लेती है, कोई भी भाषा अगर विशिष्ट रूप ले लेती है उसे हम विभाषा कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति तो बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, सही से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, विशिष्ट रूप ले लेती है। ऐसी भाषा कौन सी है अपनी, विभाषा है ना, विभाषा। कोई भाषा अगर अपना विशिष्ट रूप ले लेती है उसे हम विभाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अवधी, हरियाणी, हरियाणा में कौन सी बोली जाती है, हरियाणवी। तो ये अपनी कौन सी हो गई, विभाषा हो गई। मारवाड़ी है ना, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, ये तो अपनी उपभाषा में हो जाती है ना, अवधी, हरियाणवी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। थोड़ा और भी बढ़ते हैं हम आगे के लिए। भाषा के रूप कौन कौन से, मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित, है ना। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मौखिक रूप और लिखित रूप सभी लोग जानते होंगे, ज्यादातर बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसे पता भी नहीं हो। तो मौखिक रूप से बोली गई भाषा, मौखिक रूप से बोली गई भाषा को हम मौखिक कहते हैं। और लिखित अपना लिखना, सिंपल सी बात है। लिखित अपनी क्या हो गई, लिखना। लिखित रूप को ही तो अपन कहेंगे। इतना हो चुका है हमारा। अब देखो मैंने ये भी एक डिब्बा बना दिया भाषा, क्योंकि ये यहाँ से मिलकर तो बना होगा, जिसमें चलो इनको एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। भाषा के रूप को मौखिक अच्छे से समझ में नहीं आया, मुझे भी सही सा नहीं लगा था। मौखिक रूप को हम अच्छे से समझते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, मनोदशा, भावों, स्थितियों को मुंह से बोलकर, कैसे, मुंह से बोलकर, शब्दों से वाक्य का निर्माण करके किसी अन्य व्यक्ति को बताता है। कोई भी व्यक्ति हो अपने मुंह से बोलकर ही तो किसी को बताएगा, तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो गया, अपना मौखिक रूप हो गया। लिखित रूप को भी देख लेते हैं हम। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखित रूप में प्रवेश करे, या कोई पत्र लिखकर, या अपना ईमेल से या एसएमएस से आदि लिखकर प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात समझता है, इस रूप को हम भाषा का क्या कहेंगे, लिखित रूप कहेंगे। इस रूप को क्या कहेंगे, भाषा का लिखित रूप कहेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को पत्र द्वारा लिखकर, या ईमेल से या एसएमएस से लिखकर प्रकट करता हो, और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता हो, तो ऐसे रूप को क्या कहेंगे हम, भाषा का लिखित रूप कहेंगे। अब तो आ गया होगा अच्छे से समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं आया तो मुझे बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो यहाँ इस पर चर्चा करते हैं, भाषा। अभी इतना हमने पढ़ा तो ये तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। भाषा कहां से शुरू हुई हमारी भाषा,
ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य, जब जाके भाषा का निर्माण हुआ अपनी, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ ध्वनि से ही तो स्टार्ट की थी, तो क्या कहेंगे, मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई मतलब मुंह से बोलने वाली मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि। अब सेकंड पर देखो, इधर ही देख लो आप लोग, क्या है, वर्ण या अक्षर। अब भाषा की लिखित इकाई, भाषा की लिखित इकाई, ये दोनों आपके यहीं पर कंप्लीट हो गए, है ना। ज्यादा परिभाषा बताने की भी जरूरत नहीं, यही कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाषा की लिखित इकाई वर्ण हो गई, है ना। फिर देख लो, शब्द पे पहुंच गए हम, है ना। तो वर्णों का समूह, वर्ण से मिलकर ही तो शब्द बनते हैं। वर्ण से दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब सबसे मिलकर, इन सबसे मिलकर क्या बनाता, वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं। इतना आ गया होगा समझ में आप लोगों की। में बोरिंग फील तो नहीं हो रही है आप लोगों को? क्या पता हो भी सकती है, लेकिन हिंदी है। अगर अभी बोरिंग फील हो रही है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इसमें पढ़ने में तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है ना। और हंस हंस कर पढ़े, ज्यादा लोड लेकर भी नहीं पढ़े, नहीं कि अरे साहब हमको करना ही है, ऐसा वैसा, हमारी हिंदी कवर नहीं हो पा रही है, ये समझ में नहीं आ पा रहा। सब समझ में आएगा। कम कम से करो, ज्यादा मत करो, कम कम से करो, लेकिन करो उसे, है ना। तो हम कहां पहुंच गए, यहां पर हिंदी भाषा का विकास क्रम। अब हिंदी भाषा का विकास कौन कौन सी भाषाओं से मिलकर जब जाके हुआ था, ये भी तो हमको जानना है। हाँ, तो देखें, सबसे पहले अपना कौन आया था, सबसे पहले अपनी संस्कृत भाषा आई थी। क्या, संस्कृत भाषा। फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, जब जाके हिंदी का निर्माण हुआ। 1 2 3 4 और 5, छठवें नंबर। सबसे पहली भाषा हमारी संस्कृत ही मानी जाती है ना। तो संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, जब जाके हमारी हिंदी का निर्माण हुआ। इतना सब कुछ समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बताया था कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी कैसे स्टार्ट होती है, हिंदी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये सारी चीजें तो आपकी समझ में आया होगा। वाक्य, उपवाक्य, शब्द, वर्ण, अक्षर, है ना। तो आज का हम पहला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे आप लोगों को। अगर ये आपको नोट करना है तो कर भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझते हुए अगर नोट करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम आपके नोट्स भी बनवाएंगे अच्छे से, आराम से, बिल्कुल अच्छे नोट्स बनाना सभी लोग। और अच्छे नोट्स बन भी जाएं तो एक पीडीएफ मेरे लिए भी सेंड कर देना, है ना। तो आज हम वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं, समझाएंगे। लिखने के लिए आपको कल समय दिया जाएगा, हम आपको लिखाएंगे भी, आज ओनली समझाने का काम रहेगा। अगर इसको आप लिखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए कर सकते हो। तो वर्णमाला, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले, जैसे हमने हिंदी स्टार्ट किया था तो हिंदी के बारे में भी पढ़ा, हिंदी समझी थी, भाषा क्या है, वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, उपभाषा क्या है, ये हमने सारी चीजें पढ़ी। भाषा का मौखिक रूप कौन सा होता है, लिखित रूप कौन सा होता है, इससे हमें थोड़ी हेल्प भी मिलेगी आगे चल के, है ना। तो फिर हम स्टार्ट करें।
अब वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं हम। अपना पहला चैप्टर क्या रहेगा? वर्णमाला। तो वर्णमाला में अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला, तो वर्णमाला के बारे में जानना तो पड़ेगा कि वर्णमाला होती क्या है या वर्णमाला शब्द क्या है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक बात और, कोई भी सब्जेक्ट की अगर तुम क्लास ले रहे हो या किसी भी कंपटीशन की तुम तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है उसके बारे में हमें फुल जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया आपने चालू, अरे हिंदी पढ़ना है, हिंदी के बारे में पता नहीं, अरे एसएससी की तैयारी करनी है, एसएससी का फुल फॉर्म नहीं पता आप लोगों को, एमपीएसआई की तैयारी करनी है, एमपीएसआई की फुल फॉर्म ही नहीं पता। पहले अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। तो हर चीज, कोई भी तैयारी करने से पहले उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसीलिए हमने वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो वर्णमाला के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि वर्णमाला क्या है। चलिए देखते हैं, वर्णमाला से ही देखते हैं। वर्णमाला अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो वर्णमाला, इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो बताइए, अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। वर्ण तो मैंने पढ़ा दिया आपको। माला के बारे में आप लोग वैसे भी जानते होंगे, है ना। जानते हो क्या? फूलों को जब व्यवस्थित किया जाता है, फूलों की माला बनाई होगी कभी या खरीदी होगी, तो उन्हें व्यवस्थित करके ही तो माला का रूप दिया जाता है। तो व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? माला। वर्ण अपने है ही, आ रहा है ना समझना, वर्ण तो अपने है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। जब वर्ण को व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी क्रमबद्ध, बहुत सारे फूल इकट्ठे हो जाते हैं तो समूह तो बन जाता है। कैसे? वर्णों को व्यवस्थित करना है हमको, तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, अरे हमें तो आते हैं आराम, है ना। अ आ ए उ सभी लोगों को आते होंगे, लेकिन फिर भी हम, अरे ये क्या सर शुरू से स्टार्ट करा रहे हो? अरे ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जानेंगे। अ आ ए ई ओ उ ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग अह। ये कितने हो गए? गिन लीजिए आप लोग, मेरे हिसाब से तो 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो आप लोग कह रहे होंगे सर कि स्वर 13 होते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हम संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में हमारे स्वर 13 ही होते हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए, कैसे? उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ऋषि नहीं रहता। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब ये 13। अब देखो, ये तो चला गया अपना अंक काय में, चला गया अनुस्वार में। अनुनासिक या अनुस्वार, है ना। अंक काय में चला गया अपना अनुस्वार, अनुनासिक, है ना। और इसको हम बोलते हैं अयोगवाग। अयोगवाग।
बा, इसको हम क्या बोलते हैं, अयोग बा। तो अब कितने बचे? उच्चारण की दृष्टि से तो हम लोगों ने देख ही लिया था 10 होते हैं, क्योंकि उसमें ऋषि नहीं रहता। अगर हम इस ऋषि को भी जोड़ दें तो अपने 11 हो गए। तो ज्यादातर हमको देखने को मिलता है तो 11 ही आंसर अपना सही रहता है ना। हिंदी में अपने स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में 11 होते हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो 10 होते हैं। अगर ऐसे पूछ लीजिए कुल स्वर कितने होते हैं, हाँ कुल स्वर कितने होते हैं, तो हमको 13 लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? 13, है ना। अब इनको भी देखेंगे हम, क्योंकि 10 हैं तो अब इनको भी अलग अलग नाम देंगे। ये सबसे छोटा है, एक ये भी छोटी है, एक ये भी छोटी है, और एक ये भी है ना। तो अ इ उ ऋषि, इन चारों को क्या बोलेंगे हम? ह्रस्व स्वर। क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। इनको हम छोटा नाम भी देते हैं ना। ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ भी आएंगे अभी, जैसे हमने ये लिया आ, बड़ी, बड़ा ऊ, है ना। ये अपने कौन से हो गए? दीर्घ स्वर। ये कौन से हो गए? दीर्घ स्वर, है ना। तो दीर्घ को हम बड़ा भी बोलते हैं। दीर्घ को हम क्या बोलते हैं? बड़ा। अब अपने ये बचे ए, ऐ, ओ, औ, है ना। तो इनको हम संयुक्त नाम देंगे। क्या नाम देंगे? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, क्योंकि ये संयुक्त किसे कहते हैं? चाहिए बताइए। अकेला तो हो ही नहीं सकता, जो मिलकर बना होगा उसे ही तो संयुक्त कहेंगे, है ना। परिवार में भी तो बोलते हैं हम अपने में, सेम वही कंडीशन। तो जो मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अच्छा, हम इनको देखेंगे कि कैसे ये बड़े भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अकेले हों, ये भी मिलकर बने होते हैं। लेकिन इनको हम देखेंगे ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ए, ऐ, ओ, औ। जरा बताइए, जब ये संयुक्त हैं तो कौन कौन से स्वर इनमें सम्मिलित हैं? किन किन से मिलकर ये बने होते हैं? अगर हम एक ही बात करें तो अ प्लस छोटी, तो इनसे मिलकर, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है ना। इन दोनों से मिलकर ए बना होता है। अब ऐ की बात करेंगे हम तो अ प्लस ए से मिलकर ऐ बना होता है। काय से मिलकर? अ प्लस ए से मिलकर। अब वो भी आ गया, वो भी आ गया ना। अ प्लस छोटा ऊ, अब इन दोनों से मिलकर ओ बना होता है। अब कौन सा रह गया हमारा लास्ट? ओ, है ना। अ प्लस औ, अ प्लस औ से मिलकर वो बना होता है। इसीलिए हम इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, है ना। इसीलिए संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब ये तो समझ में आ गए स्वर। अभी भी नहीं आए हो तो बता देना, फिर से समझा देंगे हम आपको एक बार, है ना। थोड़ा व्यंजन की ओर भी बढ़ेंगे हम, क्योंकि मैंने क्या कहा, वर्णमाला हमको पढ़नी है
अभी लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। लिखेंगे भी हम बहुत अच्छे तरीके से, नोट्स भी बनाने हमको अच्छे से अच्छे। फिर अगर उनमें भी कोई कमी हो तो हमें जरूर बताना, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो भाई आपके पास कमेंट बॉक्स है, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कमेंट भी कर सकते हैं, जरा हमें भी तो पता चले, या हो सकता है कि कहीं हम गलत हों, तो आप लोगों के मन में कोई भी बात चल रही हो तो उसे भी हमें बता सकते हैं, है ना। चलो व्यंजन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा आगे भी तो बढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं और स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ये कितने होते हैं हमारे? 25 कितने होते हैं? 25। चलो पढ़ते हैं इनको, है ना। क ख ग घ छ छ ज झ ठ ठ। ये तो सभी ने पढ़े होंगे। कितने हो गए ये? देखो मैंने क्या कहा था, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। 25 गिनती कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5, एक में 5 है तो 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 25। 5 10 15 20 25, है ना। क्या ये अपने स्पर्श व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ग होते हैं। अब इनको हम मिलाएं तो इसको हम क वर्ग बोलते हैं। क वर्ग। इसको हम च वर्ग बोलते हैं। इसको हम ट वर्ग बोलते हैं। इसको हम त वर्ग बोलते हैं। इसको हम प वर्ग बोलते हैं। ये अपने घर के मुखिया हैं, ये इनका अपना खुद का घर है, तो घर का मुखिया कौन है? ये। तो इन्हीं के नाम पर हमने वर्ग बना दिए हैं। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। क च ट त प, ऐसे हमको याद भी रखना। क्या? क च ट त प। अब इनको नाम भी दिए जाएंगे। इतना देख लिया आप लोगों ने। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतस्थ, औष्ठ, ऐसे इनको नाम भी दिए जाएंगे। कंठव्य, तालव्य, क्या नाम दिया इनको हमने? ये दंतस्थ, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतस्थ, औष्ठ। तो
ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। कंठ से जो बोले जाते हैं वो ये हो गए हमारे क ख ग घ। तालव्य यानी तालु, अपने तालु से बोले जाने वाले शब्द तालव्य हो गए। च छ ज झ। मूर्धन्य, मूर्धा से है ना, मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य हो गए अपने। इनको हम सभी को मूर्धन्य बोलेंगे, इनको तालव्य बोलेंगे, इनको कंठव्य बोलेंगे, इनको दंतस्थ बोलेंगे। दांतों द्वारा बोले जाने वाले। ओष्ठ यानी होठ, होठ द्वारा बोले जाने वाले है ना, होठ द्वारा बोले जाने वाले कौन से हो गए? प फ ब भ म, प फ ब भ म। ये तो बड़ी, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की में। और इनको हम कैसे बोलते हैं? नाक के द्वारा ही बोलते हैं ज्यादातर लोग तो। बिना नाक के कोई बोल सकता है क्या? नाक और मुंह के द्वारा। इनको हम नाम देंगे अनुनासिक। क्या देंगे? अनुनासिक। इनको हम नाम देंगे अनुनासिक, जो कि नाक और मुंह के द्वारा बोले जाते हैं। नाक प्लस मुंह। ओनली नाक से तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ऐसा होता है। मुंह बंद करके कोई नाक से बोल सकता है आदमी से? नहीं बोल सकता ना। तो मुंह और नाक दोनों के द्वारा, है ना। अब इनमें से ये देखा जाए तो ये अल्प प्राण में आते हैं, ये और ये तीनों महाप्राण में आ जाते हैं। अब प्राण ये भी आगे आएंगे, सारी चीजें समझाएंगे हम आपको, समझ में भी आएगी। नहीं भी समझ में आए फिर भी समझाएंगे, समझ में आनी चाहिए। समझ के पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा समझ में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। य र ल व, य र ल व। भाई पूरे तो करने हैं ये, अनार से ज्ञानी तक तो करनी है। और भी जो भी होंगे तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी, है ना। य र ल व स स स ह, है ना। अब फोन कौन से बचे अपने? क्षत्रज्ञ। श्री लिखते हैं ना, सॉरी श्री, वो वाला सर, है ना। दो अपने ये है। ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? बोरिंग महसूस हो रही होगी आप? थोड़ा सा बचा है, बस इतना समझ लेते हैं, फिर आगे हम कल क्लास देंगे आप लोगों को। एक चीज और, अभी मैं 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी दूंगा आप लोगों को, उसकी वीडियो अलग से रहेगी। कुछ वर्ग 3 अभी जो चल रही है एमपी में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से बन रहे हैं, तो ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। अब ये कौन से होते हैं, 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 इनके बारे में भी जानना है। अंतस्थ व्यंजन, क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनको
ऊष्मी या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। कौन से बोलते हैं? ऊष्मी या स्पर्शी। और इनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त व्यंजन। ये दो अलग से हैं हमारे, तो नाम तो इनको भी दिया जाएगा, है ना। तो इनको बोलते हैं हम द्विगुण या उच्छिष्ट। क्या बोलते हैं? द्विगुण या उच्छिष्ट। मूल स्वर बताए होंगे आप लोगों को, नहीं बताए? मूल स्वर भी होते हैं हमारे। चलो इधर मूल स्वर वहां बता नहीं पाया मैं आपको। अ ई उ ऋषि कितने होते हैं? 4 अपने मूल स्वर भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं? 4 अपने मूल स्वर भी होते हैं। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यर को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। स को क्या बोलते हैं? ऊष्मी या स्पर्शी व्यंजन। छत्रज्ञ स्वर इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये ड ढ इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। 4 अपने मूल स्वर ये हो ही गए। मूल स्वर यानी छोटे वाले, है ना। अब स्वर उच्चारण के आधार पर भी स्वर होते हैं, लिखित या लेखन के आधार पर भी होते हैं। तो ये उच्चारण, लिखित, लेखन, ये तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूं मैं अभी। मौखिक और लिखित, उच्चारण और लिखित या लेखन, बात बराबर है ना। प्राण मैंने ये भी बताया था कि प्राण आएंगे आपके। तो ये 2 प्राण होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक उच्चारण के आधार पर भी होता है, एक जीभ के आधार पर भी होता है ना। उच्चारण, लिखित, लेखन। तो एक उच्चारण के आधार पर होता है, एक जीभ के आधार पर होता है। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। मैंने आप लोगों को इधर भी बताया था। ह्रस्व स्वर छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। इसमें प्लुत स्वर बन जाते हैं। एक मात्रा, एक मात्रा जिसमें हो उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। 2 मात्रा जिसमें हो उसे दीर्घ यानी ह्रस्व से बड़ा। अब 3 मात्राओं से ज्यादा प्रयोग हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। जैसे हम बोलते हैं ओम, राम, बढ़ा के थोड़ा। जैसे ही हम समय बढ़ा के बोलते हैं हम, तो वो हो जाते हैं हमारे प्लुत स्वर, यानी एक से बढ़कर एक। ह्रस्व स्वर सबसे छोटा, बड़ा, फिर दीर्घ, फिर प्लुत स्वर हो गए। जीभ के आधार पर, जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। कौन कौन से भाग होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। तो ये हमारे अग्र भाग हो गए। अग्र भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ई, ए, ऐ, है ना। ए, ई, ए, ऐ। मध्य भाग में आ आता है। पश्चिम भाग में आ, उ, ओ, औ। ये 5 आते हैं पश्चिम भाग में, है ना। पश्चिम भाग में कौन कौन से आते हैं? आ, उ, ओ, औ, है ना। ये समझ में आ गया। लिखेंगे हम इनको, है ना। अभी सिर्फ समझना ही समझना है, बेसिकली समझना है। कल से हम लिखना भी चालू करेंगे। अभी यर को मैंने क्या नाम दिया था? अंतस्थ व्यंजन। क्या दिया था? अंतस्थ व्यंजन। अब इनको 4 नामों से और भी जाना जाता है। जैसे य सबोस, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं,
व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। व को ओनली अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यर लव, एक तो ये हो गए अपने अंतस्थ व्यंजन में आते ही आते हैं। एक ये हो गए, ये सगोश में भी आता है। ये लुंठित व्यंजन कहते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर भी देखते हैं हम। एक अघोष, सघोष और घोष। कंपन के आधार पर दो प्रकार के, अघोष और सघोष। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं, घोष या सघोष। अब अघोष, अघोष में 12 होते हैं। अघोष कितने होते हैं? 12। और सघोष 345 होते हैं। अब देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में हमने इतनी हिंदी वर्णमाला पढ़ ली, सारी पढ़ ली आप लोगों ने। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, लेकिन अगर लेखन की दृष्टि से देखा जाए, लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला में 55 वर्ण है। क्या है? 55 वर्ण। वैसे 52 है, वैसे लेखन की दृष्टि से 55 वर्ण है ना। चलो छोटा सा डायग्राम हुआ है, बस लास्ट है, इतना और समझ लीजिए आप लोग। लगता है आप लोग बोर हो गए। उच्चारण स्थान, यानी कंठ से बोलेंगे या तालु से बोलेंगे, दांतों से बोलेंगे या संयुक्त करके दंत या ओष्ठ से बोलेंगे, तो इनमें देखेंगे कौन कौन से स्वर आते हैं, वर्ग कौन सा आता है, अन्य व्यंजन भी है कौन कौन से आते हैं। तो कंठव्य, तो कंठव्य में कौन कौन से आते हैं? स्वर तो अ और आ आता है। वर्ग में क वर्ग आते हैं, है ना। वर्ग मैंने अभी आपको बताया था, ये वाले, ये वर्ग हैं, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। तो इसमें कंठव्य में क्या आता है? क वर्ग आता है। तालव्य, तालव्य में ई, तालव्य, है ना। तालव्य में ई, इसमें च वर्ग आता है और यह स व्यंजन भी आते हैं, यह स व्यंजन भी आते हैं ना। मूर्धन्य, मूर्धन्य में ऋषि आता है, ट वर्ग आता है, र और स आता है, षटकोण वाला स, है ना। सभी 3 होते हैं। तो इसमें कौन सा आता है? षटकोण वाला। दंतस्थ में स्वर आते नहीं है, त वर्ग आता है, ल और स अन्य व्यंजन से आते हैं, है ना। ओष्ठ में उ और प वर्ग व्यंजन नहीं आता। दंत और ओष्ठ में वो अन्य व्यंजन आता है ना। कंठ तालु में ए आई आते हैं, है ना, स्वर में से। कंठ और ओष्ठ ओ औ और ओ, जैसे बोलते हैं ना हम ऑफिस, तो वो बात चंद्रबिंदु ओ बोलते हैं ना ऑफिस, तो वो का कंठ और कंठ से और होठ से मिलकर ओ को बोलते हैं, औ को बोलते हैं। कंठ तालु से मिलकर ए और आई बनते हैं। दंत और ओष्ठ से मिलकर वो बनता है। ओठ से उ और प वर्ग आता है ना। ये चार्ट आप बना भी लीजिए, आप लोगों के काम आएगा। इतना आप लोगों की समझ में आया? हमने पहला चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया वर्णमाला, और लगता है लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। बाकी का जो भी रह गया है वो हम कल लिखाएंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पुश करके भी कर सकते हो। अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट के लिए बोर्ड खाली छोड़ दूंगा, आप लोग अच्छे से कर सकते हो, है ना। कोई भी अगर मैंने कुछ शब्द गलत बोले हो आपकी नजरों में, आपको सही लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। या कोई भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो वो आप लोग बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना प्लीज, सब्सक्राइब भी कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। हमारा यूट्यूब चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र, ये तो आप लोगों को पता ही है कौन सा यूट्यूब चैनल है, प्रज्ञा हिंदी केंद्र, है ना। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे हम आपको इसी समय पर, इसी टाइम पर। कल हमको वर्णमाला अच्छे से तैयार करनी है। अभी हमने कम से कम
ओनली समझाया है इसको, कल हम इसे नोट भी करेंगे, है ना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।